हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है दक्षिण पूर्वी एशिया में सिंचाई, इरिगेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे वैसे तो मोस्टली जो सिंचाई है वह है बरसात से ही पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा ही इतनी अधिक होती है। लेकिन जो आंतरिक क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, शुष्क क्षेत्रों में, तो वहाँ पे नहरों आदि से या नदियों से या तालाबों से सिंचाई करके कृषि की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दक्षिण पूर्वी एशिया में सिंचाई। अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु मानसूनी है और मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं उसकी अनियमितता तथा अनिश्चितता होती है। यानी कि जो मानसूनी वर्षा होती है उसकी विशेषता ही यही है कि वह कब बरस जाए और कब शुष्क रह जाए, कुछ पता नहीं होता। यानी कि उसमें अनिश्चितता होती है। वर्षा होती है तो कई दिन तक लगातार होती रहती है, अगर नहीं होती तो महीनों तक शुष्क रह जाता है क्षेत्र, जिससे जो है फसलें शुष्क हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में कृषिगत फसलों की सुरक्षा हेतु कई देशों ने सिंचाई की व्यवस्था की है। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि कुछ ऐसे ही देश हैं जहाँ पे सिंचाई की सहायता से कृषि की जा रही है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है म्यांमार में सिंचाई, इरिगेशन इन म्यांमार। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार में प्राचीन काल से ही नहरों व तालाबों की सहायता से सिंचाई होती है। यहाँ पहले कच्ची नहरें थीं, इन्हें 1902 में पक्की की गई। 1902 से यहाँ पे ये नहरें पक्की की गई और म्यांमार की प्रमुख नहरें निम्नलिखित हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार में 1902 इसमें फर्स्ट है कि मू नदी पर थापन सेक स्थान पर 30 मीटर ऊंचा बांध बनाकर स्वेबो तथा यपू नहरें निकाली गई हैं। देखो बांध की ऊंचाई कितनी है भाई, 30 मीटर। किस नदी पर है ये? मू नदी पर। तो मू नदी पर 30 मीटर ऊंचा बांध बनाकर दो नहरें निकाली गई हैं, का नाम है स्वेबो तथा यपू। इनकी लंबाई क्रमशः 114 किलोमीटर और 103 किलोमीटर है। यानी कि जो स्वेबो नहर है उसकी लंबाई 114 किलोमीटर है और जो यपू नहर है उसकी लंबाई 103 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चांगमगी नदी से मांडले नहर निकाली गई है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। एक मांडले यहाँ पे शहर भी है, वो फेमस है यहाँ का, म्यांमार का, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट है कि जागपी नदी से नवादेत नहर, नगा पिथांग नहर, थिंडवी नहर, मिनपी, तायाक और जिंदा नहरें निकालकर सिंचाई की जाती हैं। यांगलांग नदी से किपात्र नहर, बाथलवे नहर, हाथोगमी नहर निकाली गई है। देखिए भाई अजीब से नाम है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यांगलांग नदी से किपात्र नहर, बाथलवे नहर, हाथोगमी नहर निकाली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सालिन, मैन तथा मोन नदियों से इसी नाम की नहरें निकाली गई हैं। यानी कि जो सालिन, मैन और मोन नदी हैं, इनके सेम नाम पर ही नहरें भी निकाली गई हैं। इनके अलावा शुष्क मैदानी भाग में कृषि विकास के लिए कांदोर योजना तथा कारेन राज्य में
लाइकाओ योजना का विकास किया गया है। म्यांमार में सबसे पहले मीतंगे घाटी में सिंचाई का विकास किया गया था। इस समय शुष्क क्षेत्र की लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। देखिए भाई, जो म्यांमार है इसमें लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अब नेक्स्ट है थाईलैंड में सिंचाई, इरिगेशन इन थाईलैंड। थाईलैंड में सिंचाई की प्रथा का विकास 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था और यहाँ 1880 में रंगशीत सिंचाई योजना का विकास किया गया। यानी कि 1880 में सबसे पहले यहाँ पे किस परियोजना का विकास किया गया? रंगशीत सिंचाई परियोजना का। थाईलैंड में 1950 के बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई। देखो एक शब्द आया पे, बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं। ऐसी बांध परियोजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है, उन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जैसे हमारे भारत में हीराकुंड बांध परियोजना है, या टिहरी बांध परियोजना है, नर्मदा बांध परियोजना है, बहुत सारी है भारत में। तो ऐसे ही एक यहाँ पे है। इससे यह सिंचित क्षेत्रफल में अधिक वृद्धि हुई है। यानी जो ये बांध परियोजना है, इससे सिंचित क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और 1952 में चायो फ्राया परियोजना, चायो फ्राया दूसरा नाम क्या है? मीनाम। चायो फ्राया परियोजना पर कार्य प्रारंभ हुआ तथा 1956 में मीनाम यानी चायो फ्राया पर एक बांध चेनाट के निकट बनाया गया। इससे बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा मत्स्य पालन में मदद मिली है। देखो भाई, कितने उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। एक तो बाढ़ पर नियंत्रण हो रहा है, दूसरा कि जल विद्युत उत्पादन होने लगा है, और थर्ड है कि इससे जो पानी रोका गया था उससे नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था होने लगी है, और उसमें मत्स्य पालन भी होने लगा है। और उसमें और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जैसे जो ये है पर्यटन स्थल बन गया है। इसके अलावा भूमिपोल बांध, यान ही बांध, पासाक नहर करम तथा पेटुबरी बांध परियोजनाएं आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। 1989 में थाईलैंड में वास्तविक सिंचित क्षेत्र 27,32,150 हेक्टेयर दर्ज किया गया था। यानी कि 1989 में कितना किया गया दर्ज? यहाँ पे सिंचित क्षेत्र 27,32,150 हेक्टेयर। अब नेक्स्ट है पॉइंट हमारा इंडोनेशिया में सिंचाई, इरिगेशन इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर लुहुर सिंचाई एवं जल विद्युत की प्रमुख परियोजना है। इंडोनेशिया में कहाँ पे है? जावा द्वीप पर। और नाम क्या है? लुहुर, लुहुर सिंचाई परियोजना। यहाँ पर सिंचाई की सहायता से चावल की 2 फसलें उगाई जाती हैं। यानी कि एक साल में यहाँ पे चावल की 2 फसलें उगाई जाती हैं। और भाई भारत में भी कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे एक साल में 3 फसलें तक उगाई जाती हैं। तो आप उनको सर्च करके जो मीटिंग में मुझे बताना है, ठीक है? ये आपके लिए हमारा क्वेश्चन है। यहाँ लावा युक्त भूमि पर सिंचाई से अधिकतम लाभ होता है। देखिए भाई, जो इंडोनेशिया द्वीप ये है देश है हमारा, इसमें बहुत से द्वीप ऐसे हैं जो ज्वालामुखी से निर्मित हुए हैं। अब ज्वालामुखी क्या होता है? यानी कि जिसके मुख से आग निकलती हो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और लावा पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई पदार्थ होता है जो धरती पर फैल जाता है। कालांतर में यह
काली मिट्टी का क्षेत्र बन गया है, क्योंकि लावा से बना है तो काली मिट्टी बनती है और यह कृषि के लिए बहुत ही उत्तम होती है। और विशेषकर इसमें कॉटन यानी कपास सबसे उत्तम कृषि होती है। उसके बाद यहाँ पे गन्ना भी होता है। ठीक है भाई। तो लावायुक्त भूमि पर सिंचाई से अधिकतम लाभ होता है। यहाँ डचों, देखिए भाई नाम है डचों, यानी कि जो डच है किसे कहते हैं, हॉलैंड को, और हॉलैंड जो प्रेजेंट टाइम में नाम है नीदरलैंड। तो याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि डच किसे कहते हैं। तो डच हॉलैंड वासियों को या नीदरलैंड वासियों को कहा जाता है। तो यहाँ डचों द्वारा कृषि को गहन बनाने के लिए नियंत्रित सिंचाई पद्धति का विकास किया गया, ताकि किसानों को निःशुल्क पानी दिया जा सके। पश्चिमी जावा के लगभग 25% 25% कृषिगत क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा से धान की साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। देखिए भाई, इससे पहले जो देश आए हैं उनमें भी एक साल में यहाँ दो फसलें उगाई जा रही हैं। लेकिन आपको मुझे बताना है कि भारत में वे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की। यहाँ सिंचाई की सहायता से धान, गन्ना, रबर, कहवा जिसे आप कॉफ़ी बोलते हैं, पीने वाली कॉफ़ी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कहवा, तंबाकू, कसावा, टैपियोका आदि का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य स्रोत क्षेत्रों में सिंचाई। कुछ और देश हैं भाई जिनमें सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है, जैसे कि वियतनाम में मात्र 8% कृषि क्षेत्र में ही सिंचाई की जाती है। उत्तरी वियतनाम में टोनकिन डेल्टा को क्रेसी ने चावल की टोकरी की संज्ञा दी है। देखिए भाई, उत्तरी वियतनाम जो देश है एक क्रेसी भूगोलवेत्ता हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वहाँ पे चावल की इतनी अधिक पैदावार है कि उन्होंने उस क्षेत्र को चावल की टोकरी कहा है। पश्चिमी मलेशिया में सेलंगोर राज्य तांजोंग कारंग क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। पश्चिमी मलेशिया की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसमें सुंगई बांध परियोजना, पेराक परियोजना, नंबर 3 है तांजोंग कारंग क्षेत्र, और 4th है केमुबू परियोजना। तो इन परियोजनाओं की सहायता से यहाँ साल में चावल की 2 फसलें उगा ली जाती हैं। देखो भाई, लगभग सभी देशों में यहाँ पे जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, एक साल में चावल की 2 फसलें उगाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।